नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज फेसबुक लाइव करने का एक मकसद है दोस्तों। आमतौर पर मैं फेसबुक लाइव करता नहीं हूँ वैसे, लेकिन पिछले 2-2.5 महीने से जो चीज़ें चल रही है देश में, इस कोरोना कोविड-19 से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही है, उसने मन में कहीं ना कहीं संशय पैदा कर रखा है। क्या हम कोरोना की लड़ाई में सही दिशा में बढ़ रहे हैं, या हम सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, हम सिर्फ एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, या हमें सच में कुछ कॉन्क्रीट नतीजे पर आना है। दोस्तों, आज लगभग 2.5 महीने हो गए। अगले 2 दिन में चौथा लॉकडाउन भी पूरा हो जाएगा। मैंने देखा है कि इन 2-2.5 महीनों में सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। नहीं, आरोप प्रत्यारोप भी होना चाहिए अगर वो अच्छी राजनीति के लिए है, अगर वो आपको कोई सुझाव दे रहा है, आपको वो सुझाव सुनने भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने कोई सुझाव दिया है तो आप उसको दरकिनार कर दें, या उसको सीधे से आप खारिज करके आप उसे किसी प्रकार का कोई सरकार विरोधी या एंटी नेशनल या इस तरीके की बातें कर दे, तो ये कोई सही राजनीति नहीं है और देश के लिए भी अच्छा नहीं है। पिछले 2.5 महीने में आपने देखा कि किस तरीके से इंडिया का जो ग्राफ है वो स्टेट वाइज डिपेंड करता है, अप जाता है, डाउन आता है। कभी कोई नंबर 1 बनता है, कभी कोई नंबर 2 बनता है, कभी कोई नंबर 3 बनता है। जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो केरला नंबर 1 पर था और सब ने केरला को टारगेट किया कि केरला में वहाँ पे ये सरकार है, वो सरकार है, इन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया है। और तो कहीं नहीं, हमें ये नहीं पता था कि आने वाले समय में दूसरे राज्यों में भी जैसे जैसे टेस्टिंग होगी वैसे ये स्थिति सामने आएगी। उसके बाद धीरे धीरे देखिए महाराष्ट्र का नंबर बढ़ता गया। राजस्थान जो दूसरे और तीसरे नंबर पे लगभग शुरुआत में था, वो अचानक से आज 6ठे नंबर पे कोविड पेशेंट्स उसके पास है। उसके बाद गुजरात जो 6ठे या 7वें नंबर पे था वो दूसरे नंबर तक चला गया, फिलहाल तीसरे नंबर पे चल रहा है। तेलंगाना ने अचानक से जंप मारा था, आज तेलंगाना काफ़ी पीछे चला गया है। तमिलनाडु 2nd नंबर पे आ गया। तो ये जो रैंकिंग का जो ये सारा खेल चल रहा है, कभी कोई आगे जा रहा है, कभी कोई पीछे आ रहा है। मेरा मानना है कि किसी भी सरकार को, राज्य सरकार को दोष देकर आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, उससे बेटर है कि हम सुझाव दें, क्योंकि ये समय सुझाव देकर सही तरीके से सही राजनीति करने का और उस सही दिशा में चलने का समय है। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि सही मायनों में कोरोना की इस लड़ाई में अगर ये कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो राज्य सरकारें लड़ रही है। केंद्र सरकार का मैं जहाँ तक समझता हूँ, अभी आज की इस लड़ाई में केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं है। किसी प्रकार की सहूलियत उन्होंने देश के नागरिकों को नहीं दी हुई है। हाँ, ये लड़ाई केंद्र सरकार के हाथ में थी, ज़रूर थी, जब ये लड़ाई शुरू हो रही थी। जब कोरोना के केस शुरू में आने पूरे वर्ल्ड में शुरू हुए थे, तब ये लड़ाई जो है वो इनिशिएट कर देनी चाहिए थी केंद्र सरकार को। क्योंकि देखिए, जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो सारा या तो विदेश मंत्रालय देखता है, या जो बाहरी दुनिया से हमारा जो संपर्क होता है वो कोई राज्य नहीं देखता है, वो सारे के सारे केंद्र सरकार देखती है। तो उस वक्त केंद्र सरकार को अगर आपकी सूझबूझ होती और आपको पता रहता कि दुनिया में क्या चल रहा है और दुनिया जब राहुल गांधी जैसे व्यक्ति जो कांग्रेस के मात्र अध्यक्ष थे और आज की डेट में एक एमपी है, वो कोई प्रधानमंत्री या कोई मिनिस्टर नहीं है, जब वो फरवरी महीने में इस बात को भांप सकते हैं और आपको ट्वीट कर सकते हैं कि भैया ये जो बीमारी है ये विश्व भर में फैलती जा रही है और आप इसको सीरियसली ले, आपने उनकी बातों का मजाक उड़ाया होगा या उनको सीरियसली नहीं लिया होगा, वो आपका विषय है। वो अगर नहीं लिया तो आज हम अंजाम देख ही रहे हैं। तो हर व्यक्ति का मजाक बना देना, किसी की बात नहीं सुनना, किसी को अदरवाइज़ ले लेना, ये हमेशा सही नहीं होती है बातें। ये केंद्र सरकार मन ही मन अभी समझ चुकी है। और उस वक्त यदि आपने सबसे पहले एयरपोर्ट्स पे ब्लॉक नहीं किया,
एयरपोर्ट्स पे लोगों का आना जाना नहीं रोका, हमारी सीमाएं ब्लॉक नहीं रखी जिस वक्त ये शुरू हुई ये सारी चीज़ें, तो नतीजा आज हम भुगत रहे। ये केंद्र सरकार की लड़ाई उस वक्त थी, आज ये लड़ाई केंद्र सरकार के हाथों में नहीं है। ये लड़ाई पूरी जो भुगतान जो कर रही है वो राज्य सरकारें कर रही है और राज्य सरकार ही ये लड़ाई लड़ रही है। केंद्र के हाथ में जो कुछ था वो केंद्र गवा चुका है, केंद्र कुछ नहीं कर पाया है। आज केंद्र के हाथ में सिर्फ एक चीज़ थी, वो था आप राज्यों को अतिरिक्त से अतिरिक्त पैसा दे। राज्यों का जो जीएसटी का जो बकाया है जो आप केंद्र के पास पड़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में राज्यों के हाथ में पहुँचे, जल्द से जल्द पहुँचे, क्योंकि आज स्वास्थ्य सेवा राज्यों को संभालनी है। आज सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट वो सारी राज्यों को संभालनी है, आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं संभालनी है। तो मेजर जो फंड लगता है वो राज्यों को लगता है। आपने तो शुरुआती दिनों में आप तो स्वास्थ्य विभाग को जो राज्यों ने डिमांड किए थे, आप तो पीपीई किट भी नर्सेज को, डॉक्टर्स को मुहैया नहीं कर पाए थे और उसकी वजह से कई नर्सेज ने, कई डॉक्टर ने आप लोगों को इस बारे में चेताया भी था। और कई लोग, देखिए आज की इस लड़ाई में सच में ये लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, राज्य सरकार ज़रूर लड़ रही है, लेकिन हमारे यहाँ आज हर एक व्यक्ति इस लड़ाई को लड़ रहा है, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट सुरक्षा विभाग के लोग हों, चाहे वो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये लड़ाई आप और हमारे आम लोगों जैसे जो एक छोटे से दुकानदार हैं, जो एक मेडिकल चलाने वाले लोग हैं या हॉस्पिटल कोई प्राइवेट चलाने वाले लोग हैं या कोई इतर दुकान, दूध की दुकान है, कोई भी दुकान, ये हर व्यक्ति अपना कुछ न कुछ सहयोग इस लड़ाई में दे रहा है। आप सोचिए यदि मेडिकल वाला मेडिकल शुरू न रखे, दूध वाला दूध की दुकानें शुरू न रखे, किराना वाला किराने, इस डर के मारे कि भाई नहीं मुझे भी ये बीमारी हो जाएगी। लेकिन ठीक है, अपना बिजनेस हर कोई चलाता है, वो एक सेकेंडरी फैक्टर ज़रूर है, लेकिन साथ में ये कहीं ना कहीं देश के लिए एक सेवा भी तो हो ही रही है। तो इन सारे लोगों को हमें धन्यवाद देना चाहिए। भारत के 125 करोड़ से अधिक जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और परेशान भी है, खुद की परेशानी से भी ग्रस्त है। तो देखिए केंद्र सरकार पे मैं आता हूँ कि केंद्र सरकार ने ये सारी चीज़ें जो मुहैया करानी चाहिए थी नहीं कराई। बीच में एक 20 लाख करोड़ का जुमला ज़रूर उन्होंने दिया, मैं जुमला ही कहूँगा इसे, क्योंकि सबसे पहले तो आपने जो रिज़र्व बैंक का जो आंकड़ा था, जो रिज़र्व बैंक इजी लोन प्रोवाइड कराना चाहती है, जो बैंक्स लोन के तरह से आपको देना चाहते हैं, आपने वो सारा आंकड़ा एक कर दिया और उसके बाद आपने प्रधानमंत्री के तौर पे आपने संबोधन किया देश को और उसके बाद में 4 बार या 5 बार आपने 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ की रट लगाई। अल्टीमेटली आज नतीजा क्या निकला? उस 20 लाख करोड़ का एक पैसा भी आम आदमी के हिस्से में आता नहीं दिख रहा है। आज मज़दूरों की हालत ये हो चुकी है, मैं प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन करता हूँ कि देखिए हम आम लोग हैं, हम आम नागरिक हैं, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक शायद आप जितना ज़्यादा न हो, इसलिए आप प्रधानमंत्री हैं और हम यहाँ पर हैं। तो इसीलिए हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम तो ऑडियंस हैं, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो गलतियां ना करें जो एक आम आदमी करते हैं, क्योंकि आपके पास, आप खुद बुद्धिजीवी हैं, आपके पास ब्यूरोक्रेट्स की पूरी सेना है, आपके पास बुद्धिजीवियों की पूरी सेना है। उसके बावजूद भी अगर आप इस तरह की गलतियां हर बार करते हैं जिसका खामियाजा हमें, हमारे देश की जनता को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। मैं आपको याद दिलाऊं, इससे पहले आपने नोटबंदी की, आपको कोई तैयारी नहीं थी, बदौलत ये हुआ कि 200 के आसपास लोगों की जानें चली गई, जिसका आज शायद भारत में जान की जो वैल्यू है वो शायद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, किसी की जान की कोई वैल्यू बची नहीं है। उसके बाद आपने जीएसटी लाया, कई व्यापारी परेशान हुए, कई लोगों ने आत्महत्या की। एक व्यापारी तो जहाँ तक मैंने सुना था आपके जनता दरबार में उन्होंने जाके हिमाचल प्रदेश के मंत्री के सामने जहर खा लिया था। तो ये हालात आप सोचते क्यों नहीं है? आप इस तरह क्यों रिएक्ट करते हैं? सुपरमैन बनने की आप में ये क्या इच्छा है, मेरे समझ में नहीं आती कि आप सुपर ह्यूमन नहीं हैं। आप प्रधानमंत्री ज़रूर है बट यू आर नॉट अ सुपर ह्यूमन, सो डोंट बिहेव लाइक अ सुपर ह्यूमन। आप सारी चीज़ें आधी रात को लागू कर देते हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो नोटबंदी हो, और अब जाते ये आपने अचानक से पूरा लॉकडाउन लागू कर दिया। आप देश के हालात समझते नहीं हैं क्या? आप इसी देश में बड़े हुए, आपको पता है कि इस देश में गरीबों की तादाद कितने बड़े पैमाने पर है, ऐसे लोगों की तादाद कितने बड़े पैमाने पर है जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, जो रोज़ के 200 रुपये 300 रुपये के ऊपर अपना गुजारा कर रहे हैं।
आपने नहीं सोचा कि मैं लॉकडाउन करूंगा तो ये मज़दूर जो देश के हर कोने में बसे हुए हैं, जो अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, इनका गुजारा कैसे होगा। कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड जो मज़दूर है वो छोटे से झोपड़े बना के, बिल्डिंग जो बिल्डर बना के दे रहा है उसमें रह रहे हैं, वो कितने दिन अपना गुजारा कर पाएंगे। अगर एक दिन का उन्हें भत्ता नहीं मिलता है तो दूसरे दिन वो मज़दूर बिल्डर के आगे हाथ जोड़ने लगता है कि भाई मेरे आज के 300 रुपये नहीं मिले, आज के क्या उनके बैंक बैलेंस में आज की टाइम में 50,000, लाख, 2 लाख रुपए पड़े हैं जो वो कि 2 महीने गुजार लेगा। ये सारी चीज़ें आप कैसे समझोगे और कब समझोगे। आखिरकार 150 से अधिक मजदूर अब तक मारे जा चुके हैं, कोई ट्रेन से कटकर, कोई एक्सीडेंट के ज़रिए। ये सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है और इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन। आप हर चीज़ में अमेरिका से कंपेयर कर लेते हैं। आपके साथ देने वाले लोग हमेशा कहते वो देखो अमेरिका में तो 15 लाख से ज़्यादा केस हो गए, भारत में अभी तक 1.5 लाख केस ही है। तो आप जब हर चीज़ में अमेरिका से कंपेयर करते हो तो अमेरिका में तो आपके जैसी स्थिति नहीं हुई है। वहाँ पर तो मज़दूर इस तरह रोड पे नहीं चल रहे हैं और 150-200 लोगों मज़दूरों की मौत ट्रेन से कटकर या रोड एक्सीडेंट में नहीं हो रही है। तो आप अमेरिका से जब कंपेयर करने जाते हो तो सिर्फ बुरी चीज़ें उसकी आगे लाते हो कि भाई, और अगर वो फेल हो भी गया तो क्या ज़रूरी है कि भारत भी फेल हो। और अमेरिका आप उससे कंपेयर करते हो तो ये बात मत भूलिएगा कि अमेरिका अपने यहाँ के नागरिकों के लगभग 1.5 करोड़ टेस्ट करा चुका है, जहाँ भारत अभी तक 125 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन है, वर्ल्ड के दूसरे नंबर की पॉपुलेशन है। हम अभी तक भी 35 लाख के आसपास टेस्टिंग कर चुके हैं। हमारी टेस्टिंग में कोई रुचि नहीं है। विपक्ष के नेता ने कहा कि आप लॉकडाउन जो चला रहे हैं वो मात्र एक हॉल्ट पॉइंट है, सिर्फ आपको एक समय दिया गया है कि सरकार सचेत हो, मैक्सिमम लोगों की टेस्टिंग कराए, इलाज उपलब्ध कराए। लेकिन नहीं, उसका भी हंसी उड़ाई गई, उसका भी मजाक बनाया गया। अल्टीमेटली आज जब आप कल लॉकडाउन खोलेंगे, जो कि आपकी मजबूरी है, आपको खोलना ही है, आप जब ये खोलेंगे तब स्थिति क्या होगी। 35 लाख लोगों की टेस्टिंग में अगर आपके पास 1.5 लाख लोग कोरोना से ग्रस्त हैं तो आप सोचिए कि आपके 125 करोड़ पॉपुलेशन में जब आप टेस्टिंग कराएंगे तब कितना होगा। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मोदी जी आपके हाथ में थी, आप कर सकते थे। राज्य सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। आप ये ना कहे कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार फेल हो गई, वो फेल हो गई। अगर मैं कहने जाऊं तो उद्धव सरकार फेल ज़रूर हुई, लेकिन आज महाराष्ट्र के भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। आप कंपेयर करेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश की ज़्यादा है, महाराष्ट्र आज मुंबई शहर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पहला नंबर या दूसरा नंबर होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन भी डेंसली है। तो इन सब चीज़ों का असर पड़ता है। बजाय कि हम महाराष्ट्र सरकार की मदद करें, हम कहीं ना कहीं कोई उपाय ढूंढने का प्रयत्न करें। आप इस बीमारी के युग में भी आप और आपके नेता उसमें सत्ता पाने का एक ज़रिया ढूंढ रहे हैं। क्या ये सही समय है? आप प्रधानमंत्री हैं देश के, मज़दूरों की हालत देखिए, मध्यम वर्गीय की हालत देखिए। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे आपको क्या करना चाहिए था? सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे मध्यम वर्गीयों की आज हालत, मैं आपको बता दूं मोदी जी, हकीकत आपको शायद पता ना हो। आपको लगता है कि एक व्यापारी कोई दुकान लेके बैठा है तो वो अगर घूम फिर रहा है, अच्छा खा रहा है, तो वो कोई करोड़ों का मालिक है, ऐसा नहीं होता है। हमारे जैसे आम लोग भी, हमारे भी बैंक बैलेंस में जो रुपए जो पड़े होते हैं, नॉर्मल एक आम आदमी को 50,000, 60,000, 1 लाख से अधिक हमारे पास नहीं होते। हमारी रोलिंग इसी पे चलती है, हमारा जीवन इसी पे चलता है, मध्यम वर्गीय लोगों का और दुकानदारों का। तो आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं। आज मुंबई हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, पुणे हो, हर जगह आज एक व्यापारी जो है वो 50,000 से लेके 10,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख इस तरीके के अपने दुकानों के भाड़े भरता है, अपने घरों के भाड़े भरता है। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 ये भाड़े पे चलाता है। आज 2 महीने से उसका धंधा बंद है। आप लोगों ने क्या इसका समाधान निकाला कि भाई आदमी को आज अगर एक व्यक्ति, एक व्यापारी घर पर बैठ जाता है मोदी जी, तो हर महीने उसके ऊपर 1.5 लाख रुपया चढ़ता है। आप समझ लीजिए कि दिन में अगर 1 महीना वो कोई काम न करे तो 1.5 लाख रुपए के आसपास का कर्जा, लाख से 1.5 लाख के बीच में उसके ऊपर कर्जा चढ़ता है। केंद्र सरकार ने क्या किया? लोन जिन लोगों ने ले रखा है, आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, केंद्र सरकार से हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारा लोन, हमारी गाड़ियों का लोन, हमारे घरों का लोन, हमारे क्रेडिट कार्ड्स के बिल,
क्या समाधान किया आपने इनका? आप 20 लाख करोड़ बोलते हो, 20 लाख करोड़ दे दिया। इस 20 लाख करोड़ में हमें तो कोई समाधान नहीं मिला। हमारे लोन की ईएमआई आपने 3 महीना आगे कर दी, फिर 3 महीना आगे कर दी। भरना तो हमें है ही। हम ये नहीं कहते कि माफ़ कर दीजिए, माफ़ तो आप कभी नहीं कर पाओगे। आप जब अमेरिका से कंपेयर करते हो, आप अमेरिका को कहते हो कि उन्होंने 15 लाख इतने हो गए उनके, हमारे तो अब तक इतने। तो आपको ये भी कहना चाहिए कि अमेरिका ने तो एक सुविधा और एक मुहिम शुरू की है जिसके तहत वो अपने अपने जो भी टैक्स पेयर्स लोग हैं सभी के खातों में 90-90 हज़ार रुपये डाल रहा है। क्या आप डाल पा रहे हैं? आप नहीं डाल पा रहे, क्योंकि आपको पता है कि देश की स्थिति कैसी है, आप अच्छे से जानते थे। लेकिन फिर भी आपको दूसरे देशों से कंपटीशन, पॉम्प एंड शो जिसे कहते हैं, दिखावा, वो करना था। आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी नज़र आया, आपको जीसस की बड़ी मूर्ति नज़र आई, उसी के तर्ज पे आपने गुजरात में बहुत बड़ा स्टैचू 3,500 करोड़ डाल के लगवा तो दिया। लेकिन आज तो स्थिति आपके सामने है। वो चाहे वो आपने चीन से बनाया हो, लेकिन स्थिति आपके सामने है। उन देशों में आपके जैसी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। उन्होंने अगर खर्चे किए हैं, अपने शोबाजी पे खर्चे किए, तो आज उनकी स्वास्थ्य सेवाएं भी ठीक है। और आपको यदि ये लगता है कि भाई भारत में 1.5 लाख जो हमारे पेशेंट्स हैं और वो कोई सरकार की कामयाबी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी सरकार की कामयाबी कतई नहीं है। चाहे बीबीसी हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, हर पेपर, वर्ल्ड का हर पेपर आज भारतीय सरकार की खिंचाई कर रहा है। और सिर्फ इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपके मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने जो सरकार देख रही है, उससे आप बाहर आने के लिए तैयार नहीं। यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ। हमारे भारत में आज आप देखेंगे जो भी डेटा, जो भी कोरोना से जो ग्रस्त हो रहे हैं लोग, वो कोरोना से जितने भी लोग ग्रस्त हुए हैं, वर्ल्ड का डेटा बता रहा है कि ये मैक्सिमम जो 76% जो लोग हैं वो 65 साल से ऊपर के लोग ग्रस्त हो रहे हैं। और अगर 60 साल से ऊपर का आंकड़ा देखें तो ये आंकड़ा और बढ़ जाता है। तो दुनिया के कई देशों में ये उम्र, बुढ़ापे की जो उम्र है या बुढ़ापे की उम्र वाले जो लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में। अमेरिका में भी ये तादाद लगभग 18 से 19% की है। आप भारत में हैं, आप सौभाग्यशाली है कि भारत के आज एक युवा देश है और उसकी जो ये 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं उसकी तादाद लगभग 4% है। तो आपके पास जो इम्यून सिस्टम वाले जो लोग हैं, क्योंकि आपकी जो एवरेज है, आपके देश की जो एवरेज एक जो एज आती है वो लगभग 27 या 28 साल आती है। यानी आपके एवरेज एज देखी जाए देश के लोगों की, तो उसके हिसाब से उनका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर है बजाय के अमेरिका या किसी और के। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसको आप अपनी कामयाबी ना समझे कि हमारे यहाँ कम केसेस है, ऊपर से आपकी टेस्टिंग कम है। आज रशिया जैसा देश भी 1 करोड़ से ऊपर टेस्टिंग कर चुका है, आप अभी तक 50 लाख भी नहीं कर पाए, जबकि आपकी और उसकी पॉपुलेशन में रात दिन का फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए थी, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप संबोधित कर देते हैं देश को, सिर्फ बातें कर देते हैं, 20 लाख करोड़ का पैकेज दे देते हैं, आप थालियां बजवा लेते हैं। थालियां बजाई अच्छी बात है, अगर डॉक्टर का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वो किया गया था तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ तक कि मैंने खुद भी बजाई थी और इसीलिए बजाई थी और हॉस्पिटल में खड़े रह के बजाई थी। लेकिन उसके बाद आपने कहा कि दिया जलाया जाए। देखिए, बातों का वक्त नहीं है और लोगों को इमोशनल करने का भी वक्त नहीं है। ये बहुत क्रिटिकल वक्त है। लोगों के ईएमआई सर पे चढ़ रही है, कर्जा सर पे चढ़ रहा है, बैंक, गाड़ी, घर, सभी का कर्जा अपने सर पे आ रहा है, धंधे बंद है। आप क्या कर रहे हो? मैं तो ये कहता हूँ कि आपके जो बैंक हैं वो बैंक भी इस कोरोना के युग में कमाई करने का जरिया ढूंढ रहे हैं। लोन, गाड़ियों का, घरों का, क्रेडिट कार्ड्स के जो लोन ले रखे हैं या क्रेडिट कार्ड से जो खर्चे कर रखे हैं, बैंक मोरेटोरियम के नाम पे लोगों से 4% इंटरेस्ट वसूल रहा है। बताइए, ये सुविधा है? आप पेमेंट जो है वो 3 महीने आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाने के बाद उन 3 महीनों का आप ब्याज ले रहे हैं, वो भी 3.5% प्लस जीएसटी, यानी लगभग 4% के आसपास। तो इससे बेहतर तो लोगों को बाहर से पैसे मिल जाते हैं 2%, 2.5%, 3% पे। आपके बैंक तो इस कोरोना की स्थिति में भी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। अगर क्रेडिट कार्ड की मैं बात करूं तो जो ईएमआई जो की जाती है वो ईएमआई बैंक करा के देता है आपको 2% पे और ये मोरेटोरियम बैंक आपको दे रहा है 4% पे।
ईएमआई आपको लंबे समय में भरनी है, अगर आप कोई कर्जा लेते हो उसकी, और मोरेटोरियम आपको 3 महीने में या अभी जो 3 महीने बढ़ा है उसमें भरने हैं। तो आपको तो ये मोरेटोरियम और ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। ये कैसी सुविधा आप दे रहे हैं लोगों को? भाड़े से कोई राहत नहीं, लोगों के खाते में कोई पैसा नहीं, जनधन अकाउंट ज़रूर खुलवा दिए, और ईएमआई में कोई राहत नहीं, किसानों को कोई राहत नहीं, मज़दूरों को आने जाने में कोई राहत नहीं। आपने अचानक से जब लॉकडाउन किया तो क्या आपको 2 या 4 दिन का समय नहीं देना चाहिए था? हमारे रेलवे की कैपेसिटी जो लोग बोलते हैं कि प्रतिदिन 2.5 करोड़ के आसपास लोगों का आना जाना वो कर सकती है, आप यदि रेलवे को 3 दिन दे देते तो ये देश के लोग काफ़ी तर जो चाहते हैं वो अपने अपने घरों तक पहुंच जाते। अल्टीमेटली 2.5 महीने बाद भी तो आज वही कर रहे हैं आप। इतने लोगों के मरने के बाद, इतनी परेशानियां लोगों ने झेल ली, उसके बाद 2.5 महीने बाद भी तो आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके बुद्धिजीवी ये सारी बातें आपको नहीं बताते हैं कि मजदूरों की क्या हालत है इस देश में। पैरों में छाले हैं, 1-1 हज़ार किलोमीटर का, 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करके चल रहे हैं, ट्रकों में लद के चल रहे हैं, साइकिलों पे जा रहे हैं, व्हील चेयर पे अपनी बूढ़ी माओं को लेके जा रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे 4-4 साल के, 5-5 साल के, 2-2 साल के बच्चों को गोद में उठा के ले जा रहे हैं। ये समस्या कौन समझेगा? ये समस्या आप ही को समझनी होगी मोदी जी, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे। मज़दूरों के आज हम जैसे लोगों को तो शायद अभी तक मैं मध्यम वर्गीय से भी कहना चाहता हूँ, और सारे जो लोग जिनके पास अच्छा खासा शायद आज बैंक में 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख पड़े भी होंगे, देखिए ये स्थिति शायद आज आपके पास नहीं आई है, लेकिन कल ज़रूर आएगी। अगर वो 300 रुपये कमाने वाले व्यक्ति के पास ये स्थिति आज आ गई है, और आप भले ही 3 लाख रुपए महीने कमाते होंगे, तो आज नहीं तो 6 महीने बाद ये स्थिति आपके पास आएगी। इसलिए उनका साथ मत छोड़िए, उन मज़दूरों का साथ मत छोड़िए। वो बहुत ही परेशान है, आज उनके खाने की तकलीफ़ है, आज उनके पास किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। लाइट बिल भरने के किसी के पास पैसे नहीं है, गरीबों के पास आपने तो वो भी सहूलियत नहीं दी। पानी बिल भरने के पैसे नहीं है। आप डायरेक्ट सुविधाएं लोगों को क्यों नहीं दे पा रहे? फिर आपने क्यों ये हम डायरेक्ट पैसा पहुंचाएंगे, हम बीच में करप्शन, आपका ये जो डायरेक्ट आप पैसे खातों में पहुंचाने की जो बातें करते थे वो तो बिल्कुल फर्जी साबित हो रही है। इस माहौल में अगर आप लोगों को पैसे नहीं दे रहे हैं, ज़िंदगी भर देश की जनता ने सरकारों को पैसे दिए हैं हमेशा से, तो आज ये वक्त है कि सरकार लोगों को पैसे दे। आपके पास टैक्स तो दोबारा कलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आज ये समय है कि उन गरीबों के खातों में पैसे डालिए। जनधन अकाउंट उन गरीबों में इसी एक्सपेक्टेशन से खोले होंगे शायद कि उन्हें लगा कि मोदी जी आज नहीं तो कल बुरे वक्त में उनके काम आएंगे। तो आप क्यों नहीं डालते उनके 10,000, 20,000, 25,000 क्यों नहीं डालते आप उनके खातों में? पैसे तो काफ़ी होंगे आपके पास, तभी तो इस देश में 20,000 और 22,000 करोड़ के राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट नई बनाने के लिए खर्चों के बारे में आप सोच रहे हैं। तो इसका मतलब पैसे तो होंगे ना आपके पास, लेकिन गरीबों के लिए पैसे नहीं है आपके पास। देखिए मोदी जी, अभी भी समय है। आज लोगों से ये बातें सुनने में आ रही है कि हम कमाने आज नहीं तो कल सिटी में कभी नहीं जाने वाले, हम खेती करेंगे, हम ये शहरों की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल निचले स्तर तक चली जाएगी। आपके बड़े बड़े अर्थशास्त्री आपको ये समझाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक आम नागरिक ये बात समझ रहा है कि आने वाला समय भारत के लिए बहुत कठिन है। अभी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपकी टेस्टिंग कम है। जब ये टेस्टिंग बढ़ेगी तो क्या स्थिति बनेगी? कितने आप वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराओगे? आपके पास तो वो भी नहीं है। अभी तक तो आपका जो स्वास्थ्य विभाग, जो स्वास्थ्य सिस्टम है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो अभी तक पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक आपके केसेस 1.5 लाख है। कल को उठ के, और ये बढ़ रहे हैं। आपने जब लॉकडाउन की शुरुआत की थी तब ये केस 400 के आसपास, 500 के आसपास थे। आज ये 1.5 लाख हो गए हैं चौथा लॉकडाउन ख़त्म होते होते। तो ये केसेस बढ़ रहे हैं, और आप कहते हो हमारी मृत्यु दर कम है। मृत्यु दर से इसका कोई वास्ता नहीं है। एक बार अगर आपका हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया, आपका ये जो बढ़ना प्रोसेस नहीं रुका, तो मृत्यु दर तो चुटकियों में बढ़ जाएगी, क्योंकि आप इलाज ही मुहैया नहीं करा पाओगे। आपके हॉस्पिटल सारे फुल हो जाएंगे, और अभी उस कगार पे आप आ चुके हो। तो ये किस तरह आप इन चीज़ों को संभालोगे मुझे नहीं पता। फिलहाल लोग बहुत समस्या में है। सारे राज्य अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी, किसी भी राज्य की टांग खिंचाई मत कीजिए।
और अगर राज्यों की बात आएगी तो फिर आपके गृह राज्य जिसकी आपकी सत्ता वहाँ पे लगभग 20-22 साल रही, जिसमें आपने भी लगभग 15 साल राज किया, उसकी मृत्यु दर आज की तारीख में भारत में सबसे ज़्यादा है। तो जब हम दुनिया कहती थी कि गुजरात आप इतना आप कॉम्पेन शो और इतना आप शोबाजी दिखा रहे हो, ऐसा है वैसा है, गुजरात अंदर से खोखला है, तो हमें देशद्रोही साबित किया जाता था, हमें बोला जाता था ये एंटी है। आज सच्चाई सामने आ ही गई ना, तो देखिए छुपाने से कोई बात नहीं छुपती है। आज क्यों आपकी दर 6% से ज़्यादा हो गई वहाँ मृत्यु दर? 15 साल से मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, आज 4.5% की मृत्यु दर है वहाँ पर भी। जिस महाराष्ट्र को आप कोस रहे हो वो तो 3% की मृत्यु दर लेकर बैठा है। जिस राजस्थान के बारे में आप कह रहे हो वो तो लगभग 2.25% की मृत्यु दर है, और जबकि उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। और राजस्थान सरकार तो वैसे भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज उनकी टेस्टिंग आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा है और मामले कम हैं। तो मेरा एक सिर्फ बोलने का ये तात्पर्य है कि इन सब चीज़ों में जाओगे कि गुजरात आगे, महाराष्ट्र आगे, मध्य प्रदेश आगे, ये पीछे, इस देखिए ये लड़ाई सारी राज्य सरकारें लड़ रही है, इसलिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप भी कृपया इसमें आपके पदाधिकारियों से, आपके नेताओं से, आपके मंत्रियों से कहे कि इसमें कहीं ना कहीं सत्ता पाने का कोई मौका मत ढूंढिए। ये सत्ता पाने का मौका आपको इस कोरोना बीमारी के जाने के बाद भी मिल जाएगा, और अगर जनता आप पे विश्वास करती है तो वो तो वैसे ही दे देगी। तो इस बीमारी के काल में राज्य सरकारों को मदद की ज़रूरत है, जो आप मुहैया नहीं करा रहे हैं, और लोगों को मदद की ज़रूरत है, मध्यम वर्गीयों को मदद की ज़रूरत है, गरीबों को मदद की ज़रूरत है। क्या होगा इस देश में? इन लोगों का क्या कोई भविष्य नहीं रहेगा अब? यही सारी बातें सिर्फ मैं कहना चाहता था आपसे कि आप कृपया दुनिया के देशों से कंपैरिजन करना बंद कीजिए। हमारे यहाँ की जो स्थिति है वो अलग है, हमारे यहाँ के लोगों की स्थिति अलग है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, 2-2 महीनों से अपने काम धंधे बंद करके बैठे हैं। लोग खेतीबाड़ी से रिलेटेड लोग भी काफ़ी परेशान हैं, कब तक लॉकडाउन में रहेंगे, ये सारी चीज़ें आप बेहतर समझते हो, आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी और सभी लोगों को साथ लेकर चलना होगा। आपका नारा था सबका साथ सबका विकास। आप कृपया जल्द से जल्द जो आपसे जो गलतियां हुई है उसको सुधारने का प्रयत्न करें। आपने बॉर्डर लॉक नहीं किए, ये सबसे बड़ी गलती आपसे हुई है। आपने कुछ विपक्षी नेताओं की बातों को सीरियसली नहीं लिया, उल्टा उन्हें टारगेट किया, उल्टा उन्हें उनकी हंसी उड़ाई गई, किसी को क्या कहा गया। ये उसी चीज़ का नतीजा है। आज जो हम देख रहे हैं ये उन्हीं चीज़ों का नतीजा है। उसके बाद आपकी सरकार कहीं ना कहीं, जिसे हम स्केपगोट बोलते हैं इंग्लिश में, कहीं ना कहीं बलि का बकरा ढूंढते गए। सबसे पहले आपने ट्राई किया, एक महिला आई, सिंगर थी, कपूर, क्या कनिका कपूर सिंगर का नाम, आपने पहले आपके लोगों ने सोचा कि इन्हें टारगेट कर दिया जाए और इनके ज़रिए कोरोना फैल रहा है। फिर उसके बाद आपने तबलीगी जमात के ऊपर आ गए। ठीक है ना, उन्होंने अगर गलत किया है तो दिखती, आप पूरा हक है उनको सज़ा देने का, और अगर उन्होंने निग्लिजेंस किया है तो भी पूरा हक है उनको सज़ा देने का, और उन्होंने किया है तो बिल्कुल सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये स्केपगोट आप कब तक ढूंढते रहेंगे कि इसकी बदौलत फैला, उसकी बदौलत फैला, उसकी बदौलत फैला? ये कब समझेंगे कि अगर तबलीगी जमात से भी फैला या किसी और से भी फैला तो आपके एयरपोर्ट पे जो आपने इतने वक्त से स्क्रीनिंग चला रखी थी, इतने वक्त से आप सिक्योरिटी, अगर आपने ही अगर पहले ही ये सारी चीज़ें बंद कर दी होती तो किसी को मौका ही नहीं मिलता। आज ब्लेम करने से तो ये चीज़ें हल नहीं होने वाली है। इसने फैलाया, उसने फैलाया, इसने किया, अब नया आ गया कि ये तो सब्जी वालों से फैल रहा है, कभी किससे फैल रहा है। तो ये राजनीति के मौके और अपने वोट बैंक बढ़ाने के मौके ढूंढना बंद करना चाहिए और सही तरीके से काम करना चाहिए, जिससे कि ये बीमारी न बढ़े, पूरे विश्व में फैली है। और अगर कोई इसमें कल्प्रिट है, किसी ने जानबूझ के फैलाया है, तो बिल्कुल उससे सज़ा मिलनी चाहिए। आप सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें। आप ये सोशल मीडिया का तो कोई गेम नहीं है ना कि सोशल मीडिया पे हम किसी को ब्लेम करेंगे, उसको ब्लेम करेंगे, किसी जाति को, किसी धर्म को ब्लेम करेंगे, तो ये सोशल मीडिया पे तो जंग नहीं जीती जाती है। ये जंग तो आप किसी पे एक्शन लेंगे और बिल्कुल निष्पक्षता से एक्शन लेंगे, निस्वार्थ एक्शन लेंगे, किसी वोट बैंक को दिमाग में न रखते हुए एक्शन लेंगे, सब लोग आपका साथ देंगे। गलतियां अगर कोई भी करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए,
लेकिन अगर उस गलती के बहाने आप अपना वोट बैंक बढ़ाने का ज़रिया ढूंढे या आपकी पार्टी अपना वोट बैंक बढ़ाने का ज़रिया ढूंढे तो सवाल उठेंगे और उठने लाजमी भी है। तो अभी भी वक्त है, हमारा देश का इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है, आप थोड़ी सी मदद कीजिए। आज हमें कोरोना से ज़्यादा आज हमें डर सता रहा है हमारे भविष्य का। आप जानते हैं कुछ लोग आजकल बातें करने लगे हैं कि ठीक है कोरोना होगा तो होगा, लेकिन अब वापस सिटी में जाना पड़ेगा। सोचो ये स्थिति क्यों बन गई? क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम कोरोना से मरे ना मरे, हमारी आर्थिक तंगी से, हमारे कर्जे से हम परिवार कैसे चलाएंगे। कोरोना से मरेंगे या न मरेंगे, लेकिन इस ऐसे हालात से ज़रूर मर जाएंगे। तो ये सरकार ही कर सकती है। हमारे ऊपर जब कोई समस्या आती है तो हम सरकार का मुंह देखते हैं, और सरकार आज हमें बेबस नज़र आ रही है। आपकी प्राथमिकताओं को बदलिए। आपके जो दूसरे खर्चे आप जो कर रहे हैं, आप जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे खर्चे करने चाहते थे, इस तरीके की, देखिए हम भारत हैं, हमें भारत रहने दीजिए। हमें अमेरिका से कंपेयर मत कीजिए। हम अपने हिसाब से प्रगति करेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। हमारी समस्याएं अलग है, अमेरिका की समस्याएं अलग है। आपके लोगों को कहिए कि उसमें आप किसी प्रकार का कंपैरिजन बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर कंपैरिजन होगा तो सिर्फ अमेरिका से नहीं होगा, फिर पाकिस्तान से भी होगा, जो कि आपका फेवरेट देश है। आज पाकिस्तान की मृत्यु दर आपसे कम है, पाकिस्तान के कोरोना वायरस के पेशेंट्स आपसे कम है, बांग्लादेश के आपसे कम है। जब आप अमेरिका की बात करेंगे तो बात तो इन हज़ारों कई सैकड़ों छोटे देशों की भी होगी, अफ्रीकन देशों की भी होगी, वहाँ भी आपसे काफ़ी कम है। आपने जब इस देश में कोरोना आया तब आपके साथियों ने महिमा मंडन आपका शुरू कर दिया। अरे हम जीत गए, हमारे पास ये प्रधानमंत्री है, हमारे पास ऐसे हैं, हमारे पास वैसे हैं। देखिए आज भारत देखते देखते 1.5 लाख हो गए ना। जब आया तब आप 36 रैंक पे थे, पूरी दुनिया में 36वां नंबर था आपका कोरोना के पेशेंट्स के मामले में। आज क्या हालत है? 10वें या 9वें नंबर पे आ चुके हैं, और 8वें और 7वें से आपका डिस्टेंस खाली 3 या 4 हज़ार पेशेंट्स का बाकी है। तो अगले 4 या 5 दिनों में आप 6ठे या 7वें नंबर पे निश्चित आ जाएंगे। तो ये देखिए, ये रैंकिंग है, और ये अब सचेत होने का समय है। अपने गुणगान करवाना अपने लोगों से ये समय नहीं है। ये बहुत ही विकट परिस्थिति है, आप समझिए। और सबसे बड़ी बात, मज़दूरों को, मध्यम वर्गीयों को राहत दीजिए। बहुत परेशान है, हर तरीके से परेशान है। अनाज खाना, आप ये बात नहीं समझेंगे कि आप सरकार की तरफ से आज की तारीख में मज़दूरों को, अगर ये स्वयं सेवी संस्थाएं और कुछ हमारा कोरोना वॉरियर, और सिर्फ ये कोरोना वॉरियर सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट या यहीं से नहीं, बल्कि आम लोगों में से भी जो लोग हैं वो भी कई कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने सड़कों पर चलकर लोगों की मदद की। आज उनकी बदौलत काफ़ी हद तक सुविधाएं लोगों को मिल पाई। जो भी मिली, मैं तो समझता हूँ भले 4% 5% ही मिली हो, लेकिन वो भी इन स्वयंसेवी संस्थाओं और इन लोगों की वजह से मिली है। अगर सरकार का मैं कहने जाऊँ तो सरकार फ़िलहाल तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता कि किसी तरीके का कुछ भी कर रही है। केंद्र सरकार जो कर रही है, कम से कम केंद्र सरकार ने ऐसी कोई चीज़ नहीं की है जिससे कि केंद्र सरकार की तारीफ़ की जाए। राज्य सरकारों का अपना अपना आकलन हो सकता है, किसने ज़्यादा बेहतर किया, किसने कम बेहतर किया, लेकिन जब आप ये आकलन करते हैं तो उस राज्य सरकार की, उस राज्य की परिस्थिति भी देखना बहुत ज़रूरी है, उसके डेमोग्राफी भी देखना बहुत ज़रूरी है। आप मछली को हाथी से कंपेयर नहीं कर सकते हो। मछली तैरने में फास्ट है, हाथी बड़ा है, आप कहोगे कि ये तैर नहीं सकता है, तो आप मछली का कंपैरिजन मछली से ही कर सकते हो और हाथी का कंपैरिजन हाथी से ही कर सकते हो। तो ये अब जो समय है, आपसे ये निवेदन है और हाथ जोड़कर आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, जितना जल्दी हो सके गरीबों को, मध्यम वर्गीयों को राहत पहुँचाइए। इस EMI के चक्कर से, ये लाइट बिल, पानी बिल और ये कर्ज़े का जो चक्कर है, कहीं ना कहीं आपका 20 लाख करोड़ का 20 रुपया भी आम आदमी तक नहीं पहुंचा। ये बात समझ लीजिए। और उसमें भी आपने क्या किया, वो सारी चीज़ें आज खुल चुकी है। किस तरीके से आपने, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस 20 लाख करोड़ की सच्चाई क्या थी। और वो हर आदमी, चाहे वो आपका समर्थक भी है, वो भी इस बात को भली भांति जानता है कि इस 20 लाख करोड़ का 20 रुपया भी उसकी जेब में नहीं गया। तो अभी भी वक्त है, समझ जाइए। गरीब आपकी तरफ आस लगाए बैठा है,
दिन के 2 वक्त की रोज़ी रोटी। आज मेरे किसी एक पत्रकार मित्र हैं मेरे, अमित जी करके, नवभारत के पत्रकार हैं। आज उन्होंने एक बहुत अच्छी एक पोस्ट लिखी थी, तो मैं कह दूं कि आज वो समय आ गया है कि आदमी ज़िंदा रहना भी अपने आप का सौभाग्य समझ रहा है, कि वो ज़िंदा रह रहा है, उसमें भी उसे अपनी कामयाबी नज़र आ रही है। ये स्थिति बन रही है। इससे पहले कि ये स्थिति बिगड़ जाए कुछ भी, क्योंकि एक बार ये 1.5 लाख का आंकड़ा 5 लाख 6 लाख तक पहुंच गया, तो उसके बाद आपका हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। उसके बाद आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं बचेगा। मृत्यु दर तो आप सोच भी नहीं सकते कि उतनी बढ़ जाएगी। इसलिए बेहतर है अपने लोगों द्वारा या खुद के भी द्वारा अपनी पीठ थपथपाए, ये करना गलत है। इस लड़ाई का समय है, लड़ाई लड़िए और सारी चीज़ें आत्मनिर्भर बनाने को लेकर लोगों पर मत डालिए। कुछ चीज़ें सरकार को भी करनी होगी। सिर्फ लोगों से कह के घर में रहो, घर में रहो, घर में कितने दिन घर में रहेंगे? आप घर में देंगे हमें हर महीने 10,000 20,000 50,000 अपनी अपनी कैपेसिटी से पैसा दे पाएंगे? तो जो चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है उसको आप ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाएंगे। आपको सॉल्यूशन लाना होगा। ये तो आपको एक टाइम पीरियड देश ने दिया है, 2 महीने लॉकडाउन, महीना भर और लॉकडाउन चल भी जाए तो इस टाइम फ्रेज में अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो फिर ये देश नहीं बच पाएगा। लोगों की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। बस इतना ही आपसे कहना था। आपसे निवेदन है एक बार और कि सबका ध्यान रखें, सबका साथ, सबका विकास, किसी भेदभाव के बिना सबके लिए सोचें और राजनीति बंद होनी चाहिए। जय हिंद।